पीएफआई का दिल्ली दंगों में बड़ा रोल था, ये बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि यूपी में हुई हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ था। क्या सिमी का एक्सटेंशन है पीएफआई? क्या कांग्रेस का हाथ पीएफआई के साथ? बेंगलुरु में हिंसा साजिश के तहत भड़काई गई। एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा ने लोगों को भड़काया। एक आवाज है जो अक्सर कानों में गूंजती है। बहुसंख्यकों के खिलाफ देश में होने वाले हर अराजकता के बाद इस नाम की गूंज सुनाई देती है। तो ये पीएफआई क्या है, ये समझना देश के बहुसंख्यकों के लिए बहुत जरूरी है। पीएफआई खुद को एक नॉन प्रॉफिट संस्था बताता है जो एक खास वर्ग के अल्पसंख्यकों के हक की बात करता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, ये तो मात्र एक दिखावा है। पीएफआई भेड़ की खाल में वो भेड़िया है जो हिंदुस्तान के शिकार के लिए मौके की तलाश कर रहा है। क्या है पीएफआई और क्यों है वो देश के लिए एक खतरा? चलिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। साल 2003 केरल के मराड़ बीच पर खास वर्ग के अल्पसंख्यकों की भीड़ ने 8 लोगों का नरसंहार किया। इस उग्र भीड़ में शामिल थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मतलब IUML और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट मतलब NDF के कट्टरपंथी। सरकार थी AK एंटनी मतलब कांग्रेस समर्थित UDF की। लेकिन हिंसा पर सीधे तौर पर शामिल इस संगठन पर ना तो कोई ठोस कार्यवाही हुई और ना ही कोई उचित जांच की गई। तुष्टीकरण में डूबी हुई कांग्रेस सरकार वोट बैंक के लालच में हाथ पर हाथ धर बैठी रही और ये सपोला एक जहरीला सांप बन गया और कई विवादों में घिरे NDF के उत्तराधिकारी के रूप में साल 2006 में पीएफआई की स्थापना की गई। पीएफआई के कई संस्थापक सदस्य पहले सिमी से जुड़े हुए थे, वही सिमी जिसने श्रमजीवी ब्लास्ट जैसे हमलों को अंजाम दिया और UAPA के तहत भारत में बैन किया गया। सिमी की तरह ही आज पीएफआई का नाम देश के हर दंगे में निकलकर सामने आ रहा है। अल्पसंख्यकों को भड़काकर देश में अराजकता के बीज बोना हो या सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देना, पीएफआई का नाम हर देश विरोधी काम में सबसे पहले आता है। इसका छात्र विंग CFI और राजनीतिक विंग SDPI लगातार अपने पैर पसार रहे हैं। हाल के दिनों में चले हिजाब विवाद में इनका कनेक्शन निकलकर सामने आया। धार्मिक विवाद भड़काने में सरकार के खिलाफ साजिशों में इनका नाम सामने आया। चंद दिनों पहले बिहार में NIA के एक छापे में इस बात के पुख्ता सबूत तक बरामद हुए कि पीएफआई देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ एक साजिश के तहत आग बढ़ा रहा है। बिहार में ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग अल्पसंख्यकों को दी जा रही है। यही नहीं, इन सबके लिए फंड विदेशों से आ रहे हैं। लेकिन जब भी पीएफआई का नाम उछलता है तो कांग्रेस उसके बचाव में खड़ी नजर आती है। साल 2015 में कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार ने पीएफआई के खिलाफ दर्ज 175 केस वापस लेने की पहल की। 2019 में इसी पीएफआई ने साजिशों का दौर शुरू किया। यूपी में पीएफआई ने CAA विरोधी प्रदर्शन को उग्र बनाया। हिंसा की फंडिंग के सबूत भी मिले। यहाँ तत्कालीन कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल का नाम भी सामने आया। शाहीन बाग के प्रदर्शन और दिल्ली के दंगों की फंडिंग से भी इसके तार जुड़े। कांग्रेस नेता उदित राज के इनसे संपर्क की बात सामने आई। यूपी के हाथरस में अराजकता की आग लगाने जा रहे केरल के एक सुपारी मीडिया को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो खुलासा हुआ कि वो एक पीएफआई का सदस्य है। फिर क्या था, कांग्रेसी शहजादा राहुल गांधी पहुंच गया केरल में उस अराजक प्रेमी के परिवार से मुलाकात करने। पीएफआई को राजस्थान की निकम्मी गहलोत सरकार ने रैली की इजाजत दी। इस कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था मराड़ बीच पर हुए बहुसंख्यकों के नरसंहार के बारे में, जिस मुख्यमंत्री की सत्ता में NDF ने आतंक मचाया। पीएफआई की स्क्रिप्ट लिखी गई। उसी AK एंटनी को कांग्रेस ने इनाम के रूप में रक्षा मंत्री बनाया। मतलब जिसके CM रहते हिंदू विरोधी संगठन ने अपने पैर पसारे, उनका नरसंहार किया। उनको सजा देने की जगह पूरे देश की सेनाओं की कमान दे दी गई। मतलब कांग्रेस की सरकारों में हर उस व्यक्ति का सम्मान किया गया जिसमें बहुसंख्यक समाज और देश की एकता के खिलाफ जाकर काम किया, वो AK एंटनी हो या हामिद अंसारी।